Hello everyone, welcome to day lecture 4 of our daily series, that is Polity थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पूरी सीरीज में व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि जो रियल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके थ्रू पूरी इंडियन पॉलिटी को प्रीलिम्स 2024 और ये रेलेवेंट होगा इवन 25, 26, 27 भाई, जब तक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तब तक ये रेलेवेंट रहेगा। Why this approach? Because we know that यूपीएससी जितने भी अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, प्रीलिम्स में जाकर के देख लेना, पॉलिटी के भी क्वेश्चन जो इजीएस्ट हुआ करते थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ अराउंड 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स है उनके थ्रू। अदरवाइज अगर आपको राइट कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी अपनी पॉलिटी में लानी है तो आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और उन एक्स्ट्रा में एक है कॉन्स्टिट्यूशन का रियल टेक्स्ट पूछना, ठीक है, पढ़ना। क्योंकि दे आर नाउ आस्किंग यू द क्वेश्चन जिसमें कि वो डायरेक्टली रेफरेंस पूछ रहे हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये है या नहीं है। सो यू रियली नीड टू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात लिखी है और कौन सी बात नहीं लिखी है, जो कि क्लियरली आपकी बुक में नहीं दिया गया होता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है या नहीं है, कौन सी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और कौन सी बात कॉन्स्टिट्यूशन ने कही है। सो वी रियली नीड टू नो अबाउट दीज नुआंसेस of Indian polity, hence this series. So today we are beginning with fundamental rights. Don't worry about your citizenship, ठीक है। ये जो सिटीजनशिप के चैप्टर हैं ये ऑलरेडी राइट, ये जो सिटीजनशिप के जो भी आर्टिकल्स हैं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज इसमें से आर्टिकल 9 तक के जो है ये तो अब डिसफंक्शनल हो गए हैं, राइट। व्हाई? बिकॉज राइट, अब जो आर्टिकल 5 से लेके 9 तक के जो प्रोविजन है इन सब के लिए ऑलरेडी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो उसने इन सारे बहुत सारे आर्टिकल्स को इससे रिप्लेस ऑलरेडी कर रखा हुआ है, राइट। तो उस पे अलग से वीडियो लाएंगे। अभी फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसी पार्ट से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, राइट। और हर साल क्वेश्चन बनते हैं, रिट्स पे हर साल क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल राइट्स पे हर साल क्वेश्चन आएंगे। जैसे 2021 पे एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि टाइटल, ठीक है, क्या फॉर एग्जांपल जो भारत में भारत रत्न जैसे टाइटल दिए जाते हैं, क्या ये है ना आर्टिकल 18 की टाइटल वाली डिस्क्रिप्शन में आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज हैं ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछ लेंगे कि क्या भारत में कॉरपोरेशंस, राइट, या फिर ऐसे वो पूछ लेंगे, अगर आपने ये आर्टिकल 12 पढ़ा नहीं है तो आपसे वो पूछ लेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, even the private bodies या फिर even the government corporations, they are also the part of the state. As per the constitution of India, they are also a part of the state for the purpose of the fundamental rights. तो अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या यहाँ पे कॉर्पोरेशंस लिखा है या नहीं लिखा है, अगर यहाँ कॉर्पोरेशन नहीं लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी वाली जजमेंट में ये बोला कि हाँ कॉर्पोरेशन भी स्टेट का पार्ट होगी, उसके अगेंस्ट भी ये फंडामेंटल राइट लागू होंगे, राइट। तो ये सब नुआंसेस कवर होना बहुत जरूरी है, इनकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पॉलिटी कवर कर रहे हैं, ये ठीक है। बाकी चीजों को साइड करते हैं, अब आते हैं बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले 5-6 मिनट इस पे लगाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में है क्या और ये फंडामेंटल है क्यों, राइट। तो व्हाट आर बेसिकली योर फंडामेंटल राइट्स? नंबर वन थिंग, व्हाई फंडामेंटल? व्हाई फंडामेंटल, ये व्हाई का फंडा क्या है बेसिकली? फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल फॉर टू थिंग्स, ठीक है। इसकी दो आप इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल। नंबर वन, फंडामेंटल राइट्स आर, दे आर गारंटेड, ठीक है, सॉरी, दे आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। सिंस दे आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स, विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। पहला फंडा ये क्लियर, नंबर वन। नंबर दो, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंडामेंटल और मिनिमम कंडीशंस फॉर द इंडिविजुअल्स ग्रोथ। इंडिविजुअल्स ग्रोथ, इंडिविजुअल को अपनी अगर ग्रोथ करनी है तो ठीक है, उस ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए वो फंडामेंटल माने जाते हैं। नाउ ये वाली डिस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई? बिकॉज राइट, सिमिलर जो राइट्स की डिस्क्रिप्शन है
वो टी.एच. ग्रीन, ठीक है, जैसे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने देख रखी है, जो कि मॉडर्न राइट्स या फिर मॉडर्न लिबर्टी की डिस्क्रिप्शन होंगी, राइट? राइट्स, लिबर्टी वगैरह। अब अगेन हम इसके थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएंगे। अभी के लिए ये समझो भैया कि टी.एच. ग्रीन जैसे लोगों का मानना क्या है। ये मानते हैं कि लिबर्टी या फिर राइट्स दे आर पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव थिंग्स। लिबर्टी इज बेसिकली व्हाट? इट इज द प्री कंडीशन, प्री कंडीशन जो कि किसी भी इंडिविजुअल की, है ना, फुल फ्लेजेड ग्रोथ के लिए जरूरी है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2018 में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने टी.एच. ग्रीन नहीं पूछा, उन्होंने कॉन्टेक्चुअल नॉलेज आपसे पूछी कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में इनमें लिबर्टी की बेस्ट परिभाषा क्या होगी, ठीक है, लिबर्टी की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी। तो वो बेस्ट डेफिनेशन ये थी, दोज कंडीशंस, राइट, which are necessary, right, which provide a particular opportunity for individuals, right, all round growth, that is basically the true liberty। कि भैया इंडिविजुअल अपने बेस्ट वर्जन को प्राप्त करने के लिए फ्री है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। दोज कंडीशंस आर बेसिकली लिबर्टी। सिमिलरली दोज कंडीशंस आर आल्सो राइट्स। राइट्स आर व्हाट? राइट्स आर बेसिकली द कंडीशंस जो कि इंडिविजुअल डिमांड करता है सोसाइटी से। दे आर लीगल एंड दे आर वैलिड। वैलिड कंडीशन जो कि इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है सोसाइटी से, व्हाई? सो दैट उसकी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ हो सके। सो दिस इज अ पॉजिटिव आइडिया ऑफ राइट। तो राइट्स के मैंने दो आपको मीनिंग बताए। नंबर वन इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग, नंबर दो इज बेसिकली योर थ्योरेटिकल मीनिंग। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल। नंबर दो, यहां से एक कंफ्यूजन दूर होती है। कंफ्यूजन क्या है? आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब आदमी बहुत कंफ्यूज होगा कि गारंटी कौन कर रहा है, साला ये सुप्रीम कोर्ट गारंटी कर रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है, गारंटी कौन कर रहा है, समझ रहे हो? बहुत कंफ्यूजन रहेगा आदमी के दिमाग में। भैया यही कंफ्यूजन दूर अब अपन यहाँ करेंगे। ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, दे आर बेसिकली अ काइंड ऑफ नोट्स, राइट? अगर थ्योरेटिकली देखें तो, है ना, डीपर लेवल पे क्वेश्चंस को थ्योरेटिकल लेवल पे वहां पे एड्रेस नहीं किया गया। जैसा हमने देखा कि सुप्रीमेसी और सोवरेनिटी में डिफरेंस है, पहले लेक्चर में हमने देखा, वैसा ही गारंटी करने में, यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई होप आई एम स्पेलिंग इट करेक्टली, ठीक है, वैसे ही गारंटी करने में और प्रोटेक्ट करने में या फिर डिफेंड करने में डिफरेंस होता है। गारंटी इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कहां पे? आर्टिकल 13 में। जब हम आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता फंडामेंटल राइट्स के। डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे, कोई भी लॉ ये इनकंसिस्टेंट नहीं होगा फंडामेंटल राइट के। इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज गारंटिंग कि फंडामेंटल राइट्स आपको हम देंगे। गारंटी कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बात हमें कहां से पता चलती है? ये बात हमें पता चल रही है आर्टिकल 32 से। कहां गया 32? वन सेकेंड। फंडामेंटल राइट्स 23। जब आप आर्टिकल 32 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 32, 31, 34D, 32, ये आपकी रेमेडीज की बात कर रहा है कि भैया अगर आपका फंडामेंटल राइट कहीं पे ब्रीच हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को आप जो है अप्रोच कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 आप अप्रोच कर सकते हैं। वो इस तरीके के रिट इशू करेंगे। अब ये रेट्स वगैरह को हम बाद में अच्छे से कवर करेंगे जब यहां तक पहुंचेंगे। अभी के लिए समझो, अंडर दिस आर्टिकल 32 देयर इज अ प्रोविजन, या फिर सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट और टू डिफेंड द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 13। तो अगर वो आपको ये भी पूछे थ्योरेटिकल सेंस में कि व्हाट इज द पर्पस दैट आर्टिकल 13 इज सर्विंग, ऐसा उन्होंने एक बार पूछ लिया 2021 में, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भैया इंडिया में रूल ऑफ लॉ, या फिर, है ना, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इफ वी गिव डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी
या फिर आर्बिट्रेरी अथॉरिटी टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो वो इसमें से कौन सा राइट ब्रीच करेगा? क्या आर्टिकल 32 ब्रीच करेगा या आर्टिकल 14, या है ना, 2-3 और उन्होंने आर्टिकल बताए, आर्टिकल 14 को वो ब्रीच करेगा। व्हाई? बिकॉज रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल वहां डिफीट हो जाता है। सिमिलरली वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पस दैट आर्टिकल 13 इज सर्विंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पर्पज इज, ये क्लियरली बता रहा है कि कौन सा लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, कौन सा लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, या फिर है ना, लॉज इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे टू द फंडामेंटल राइट्स, वो डेरोगेटरी नहीं होंगे टू द फंडामेंटल राइट। पहला पर्पज ये। दूसरा भैया इसी से आगे एक्सटेंड होकर के वो आपको ये भी बता सकते हैं कि इट इज बेसिकली गारंटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजंस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेंक्रोसेंक्ट, नॉट सेंक्रो सेक्रोसेंक्ट, ठीक है, कि भैया है ना, ये जो है अनलिमिटेड नहीं है, ये अनचैलेंजेबल नहीं है। नंबर वन, इनको चैलेंज किया जा सकता है, नंबर दो, इनको लिमिट किया जा सकता है, और सारे फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ही खुद लिमिटेशन लगा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशन है, उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो ये पॉइंट भी आपका पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि दे आर नॉट सैक्रोसेंट। नेक्स्ट, दे आर जस्टिशिएबल। याद रखना है ये बात कि दे आर जस्टिशिएबल, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको जस्टिशिएबल बनाता है। जब आप देखेंगे, जब आप, ठीक है, डीपीएसपीज के बारे में देखेंगे, तो डीपीएसपीज में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि द, है ना, ये जो आपके आर्टिकल 37 है उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि डीपीएसपीज जो है जस्टिशिएबल नहीं होंगे। ऐसे ही आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या वो जस्टिशिएबल है या नहीं है। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं लिखा गया है कि ये जस्टिशिएबल है या नहीं है, राइट। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली, ऑल्दो ये नहीं बताया गया है कि क्या आप जो है ये जस्टिशिएबल होंगे या नहीं होंगे, जस्टिशिएबल, है ना, ये जो वर्ड है ये स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज हुआ है। लेकिन जब आपको आर्टिकल 32 दे दिया कि भैया अगर आपका फंडामेंटल राइट कहीं ब्रीच हुआ तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के, स्पेशली अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं। व्हाट इज जस्टिशिएबिलिटी ऑफ समथिंग? जस्टिशिएबिलिटी मींस कि यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ और वहां से आप जो है इन्हें एनफोर्स करवा सकते हैं। दिस इज जस्टिशिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी, ये डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। एनफोर्सिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जस्टिशिएबिलिटी। हाउ? एनफोर्सिबिलिटी, जब वो आपको बोले फॉर एग्जांपल कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिबल इन इंडिया, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। अगर वो आपको ये स्टेटमेंट दे दे कि फंडामेंटल राइट्स आर, फंडामेंटल ड्यूटीज, मैं ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ, एनफोर्सिबल, राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिबल इन इंडिया, तो वो इनकरेक्ट होगी। व्हाई? बिकॉज कानून बना करके आप उसे एनफोर्स कर सकते हैं। But when it comes to enforceability, without making a specific law, just by approaching a court, इवन अगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, सीधा कोर्ट में जाकर के अगर आप कोई चीज एनफोर्स करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जस्टिशिएबिलिटी। So enforceability is basically, sorry, justiciability is basically enforceability of something without even having a specific law for that respect. राइट, फॉर दैट रिस्पेक्ट अगर आपके पास कोई लॉ भी नहीं है तो भी सीधा कोर्ट में जाकर के अगर आप उसे एनफोर्स करवा रहे हैं, दैट इज नॉन एज जस्टिशिएबिलिटी। सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल एज वेल एज एनफोर्सेबल। लॉ बना करके आप इन्हें फोर्स भी करवा सकते हैं, लॉ बनाए बिना भी ये जस्टिशिएबल है। नंबर दो, अगर वो आपको ये भी स्टेटमेंट दे दे कि फंडामेंटल राइट्स जो है, अच्छा क्वेश्चन वो यहां से बनाएगा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए कि इनमें से कौन सी, एक मिनट, लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। एक स्टेटमेंट वो ऐसी भी दे देंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर, ऑप्शन वन, अवेलेबल टू सिटीजन्स अगेंस्ट द अदर सिटीजन्स, available to citizens against the state,
अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज स्टेट, या फिर अवेलेबल टू स्टेट्स नॉट द सिटीजन। अच्छा क्वेश्चन बन गया है ना। मान लो मैं आपको बोलूं कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कि दे आर अवेलेबल टू सिटीजन्स अगेंस्ट अदर सिटीजन्स। तीसरा ऑप्शन कि दे आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज स्टेट। चौथा ऑप्शन बोलूं तो दे आर अवेलेबल टू स्टेट्स एंड दे आर गिवन बाय, है ना, दे आर अवेलेबल टू स्टेट एंड डिवॉल्व बाय द स्टेट टू द सिटीजन्स, कि डेवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द स्टेट्स टू द सिटीजन्स। बताओ इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आप कौन से लगाओगे? कंफ्यूजिंग है ना, ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स वो सीधी बना सकता है। हमेशा फंडामेंटल राइट्स के बारे में याद रखना, नंबर वन, दे आर सर्विंग द प्राइम पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज बेसिक द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स, राइट, जो बेसिक स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, वो दो तरीके की है। कि भैया नंबर वन, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास नो आर्बिट्रेरीनेस हो। दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। नंबर वन, कानून का शासन हो, और शासन करने वाला कौन हो? एक कानून के द्वारा स्थापित की गई गवर्नमेंट। ऐसा ना हो कि वो मोनार्क हो, ऐसा ना हो कि वो, ठीक है, कहीं खानदानी पेशा चल रहा हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होगी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के भी दो मीनिंग है, जो उन्होंने 3-4 बार पिछले प्री में पूछ लिया सीधे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? इसकी भी दो मीनिंग है। नंबर वन, देयर मस्ट बी ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज प्रेस्क्राइबिंग फॉर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स प्रेस्क्राइब की गई हो। नंबर दो, देयर मस्ट बी ए गवर्नमेंट जिसकी पावर्स को लिमिट किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट जिसकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट जिसपे लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई हो। So, one of the principal purpose of constitution is to limit the powers of government, those powers which are prescribed within this constitution also. So, constitutional government in other meaning, ठीक है, in other words, is basically a limited government. So, that purpose of limitation is being served by the fundamental rights. Fundamental rights, number one, is a limitation on government. Number two, they are available, available to the citizens against the state. They are available against the states. Normally, all fundamental rights are available against the states. So fundamental rights, they are limitations on government. अगर ऐसा भी पूछे कि भैया इनमें से कौन सी डिस्क्रिप्शन इसे सही, ठीक है, बताती है, तो यस, ये भी सही होगी, ये भी सही होगी, ये दोनों सही होगी। नाउ ये भी यहां से वो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। Normally, fundamental rights are available to the citizens against the arbitrary action of the state. But Indian context में there are some fundamental rights which are available to the states as well as against the which are available against the states as well as citizens. कुछ एक ऐसे है ना, सिटीजन एक्शन के अगेंस्ट भी कुछ एक फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल, ठीक है, आपका जो 17 है, ये राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी सिटीजन्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। अगर किसी सिटीजन ने आपके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की, तो है ना, तो आपका वहां पे फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, तो आप उसकी एक लीगल रेमेडी ले सकते हो। बट यहाँ एक डिफरेंस ये है कि व्हेन it comes to the fundamental rights, some fundamental rights are exclusively available against the state action. For example, article 16, आर्टिकल 16 हम आगे पढ़ेंगे, जो कि कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इट मीन सरकारी जो नौकरी होगी उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कौन से ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है आगे हम पढ़ेंगे, राइट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो,
तो दिस है ना, लेकिन ये जो आर्टिकल 16 है ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है। प्राइवेट अगर कहीं रिक्रूटमेंट हो रही है तो आप वहां नहीं कह सकते कि हाँ आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। प्राइवेट रिक्रूटमेंट में आर्टिकल 16 वायलेट नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकारी रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो ऐसे जो स्टेट्स के अगेंस्ट अवेलेबल फंडामेंटल राइट्स है, इनको एनफोर्स करवाने के लिए आप डायरेक्टली जुडिशरी के पास जा सकते हो। आप डायरेक्टली जुडिशरी के पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, आर्टिकल 32 को इन्वोक कर सकते हो अगेंस्ट द स्टेट। बट जब कोई ऐसा फंडामेंटल राइट हो जो कि ब्रीच किया हो, लेकिन प्राइवेट सिटीजन ने बीट, ठीक है, किसी एक सिटीजन ने या फिर प्राइवेट बॉडी ने ब्रीच किया हो, तो उस केस में आपको सामान्य लीगल रेमेडी, उस केस में आर्टिकल 32 वाली रिट लागू नहीं होगी, जो सामान्य अदर लॉ उसमें बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी के लिए, है ना, मान लो सिविल राइट्स एक्ट बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके के जो कृत्य होते हैं, कुकृत्य, जाति प्रथा वाले, इसको पहले SC ST एक्ट कहा जाता था, अब सिविल राइट एक्ट इसे कहते हैं। तो जो इस तरीके के लॉज बने हुए हैं, इसमें प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा व्हेन योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड बाय प्राइवेट सिटीजन। When they are violated by the state, you can directly approach the Supreme Court under this article. When they are being violated by private citizens, even then you can approach Supreme Court, but not under this article, but under separate provisions provided under the law. समझ रहे हो बात को? सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स, जो आपको पता होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कवर स्लोली, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो सारी चीजें धीरे कवर होते जाएंगे। काफी टाइम लगा लिया यार मैंने, 7 मिनट बोल करके 21 मिनट लगा लिए, 7 या 21। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, ठीक है। नीचे जरूर बताते रहिए, हो सकता है बीच में, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके इंटरप्रिटेशन में हो सकता है बीच में कुछ गड़बड़ियां हो, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 2-3 बार, इवन जो ये आर्टिकल में यहाँ पे है ना, 2 आर्टिकल यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे अगर, तो मैंने 2-3 बार इस पे पहले है ना कोशिश की है, रिसर्च तो क्या कहेंगे, कोशिश की है इसके बारे में अच्छे से जानने की, ताकि बेहतरीन इंटरप्रिटेशन यहाँ से हो सके। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट जरूर कीजिए, राइट, गलतियां पॉइंट आउट होनी चाहिए। शुरू करते हैं भैया। आर्टिकल 12 जो है ये डिफाइन कर रहा है स्टेट को, फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट। याद रखना, आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन है, आर्टिकल 12 की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट सिर्फ पार्ट 3 में लागू होगी। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इट मींस इस पार्ट के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स जो होगा, हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, व्हाट इज दैट स्टेट, उस स्टेट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन किया गया है, वो वाला स्टेट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में लागू होता है। फर्दर लेकिन आर्टिकल 36 ने इसे डीपीएसपीज के लिए भी एक्सटेंड कर रखा है कि भैया जो स्टेट की डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में लागू होती है, वही डेफिनेशन डीपीएसपीज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें पता नहीं है व्हाट आर दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आगे उनको स्टडी करेंगे, लेकिन वही डेफिनेशन यहाँ डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में भी आगे एक्सटेंड की गई है। बट व्हेन वी आर, है ना, जब हमें आर्टिकल 36 का पता अभी तक नहीं है, तो आर्टिकल 12 वाला अभी के लिए ये समझो कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिस पार्ट के लिए है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब ये डिफाइन करता है स्टेट को। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट को डिफाइन कर रहा है, वो कैसे डिफाइन कर रहा है? इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, नंबर 1, याद रखना ये सारी चीजें, यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिराइव करेंगे जो हो सकता है आपने मिस की हो। नंबर 1, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो? नंबर 2, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, समझ रहे हो? नंबर 3, राइट, लेजिस्लेचर, सॉरी, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, सॉरी, राइट। देन all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जो हमने पढ़ी आर्टिकल 1 सबसेक्शन 3 में, जो आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइन की गई है ना, पूरी इंडिया की टेरिटरी, कहीं पे भी जो लोकल अथॉरिटी है, जिसमें आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी आती है, जिसमें आपका, ठीक है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, ये सब आती है, जिला परिषद आ रहा है, ये सब भी स्टेट का हिस्सा होंगे। इट मींस फंडामेंटल राइट्स इन सबके अगेंस्ट अवेलेबल है। पहली चीज जो आपको यहाँ से डिराइव करनी है वो ये कि भैया यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मेंशन्ड है। इट मीन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहां पे स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है, ये बात याद रखना। इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वाई? बिकॉज दीज आर द कोर्ट्स जिन्हें प्रोटेक्ट करने की है ना, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226, इन्हें राइट्स को प्रोटेक्ट करने की अथॉरिटी दी गई है। अगर इन्हीं के अगेंस्ट हम राइट्स को बना देंगे तो भैया कैसे, है ना, हाउ कैन प्रोटेक्टर बी, हाउ कैन डिफेंडर बी द कल्प्रिट इन एनी केस? तो ये है ना, समझ रहे हो? तो डिफेंडर जो है, डिफेंडर कैन नॉट बी अ पार्टी इन द सेम केस, इसीलिए इन्हें इससे आउटसाइड रखा है। ये बात नंबर 1 याद रखना। नंबर 2, आपने अपनी लक्ष्मीकांत में ये भी पढ़ा होगा कि इवन द गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस जिसमें आपकी गवर्नमेंट कंपनियां आ रही है, एलआईसी जैसी कॉर्पोरेशन, ठीक है, सरकारी कंपनियां, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आ रहे हैं। बट आर दे इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में ये आ रहा है? अगर वो बोले एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी या फिर, समझ रहे हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी, दे ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं बता रहा हूं आपको, मार्क माय वर्ड्स, दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यूपीएससी उसे रॉन्ग कंसिडर करेगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, भले ही आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फिर ये बात मेंशन कहां हुई? भैया ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देयर वाज अ स्पेसिफिक केस रिगार्डिंग दिस, 1979 देयर वाज अ केस, रमन्ना दयाराम, ठीक है, रमन्ना दयाराम शेट्टी, आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, राइट, जो इनके अगेंस्ट एंड अदर्स, इनके, ठीक है, ये जो इनका केस था, आर डी शेट्टी, ठीक है, वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस लाइक दिस कॉर्पोरेशन आर आल्सो फॉलोइंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और तुम्हारे पे भी लागू होंगे ये फंडामेंटल राइट्स के लिमिटेशंस। समझ रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स तुम पे भी एज ए लिमिटेशन काम करेगी, तुम्हें भी ब्रीच नहीं करना है फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट हैज इवन रूल्ड that it is not just the government corporations but even the private bodies performing the roles of the governance, ठीक है, even the private bodies which are working as an agent of the government or agency of the government, which are delivering the functions of the government, फॉर एग्जाम्पल कोई एनजीओ, ठीक है, अगर सरकारी डिपार्टमेंट के बिहाफ पे कहीं काम कर रहा है, कहीं सर्वे वगैरह कर रहा है ना, और एनजीओ के किसी वर्कर ने जातिवादी शब्द वहां पे बोल दिए, तो वो भी है ना, उस पे भी फंडामेंटल राइट के ब्रीच का केस बनेगा, ठीक, और उसे भी एज ए स्टेट, ठीक है, उस एनजीओ को भी एज ए स्टेट वहां पे कंसिडर किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये आर्टिकल 12 में लिखा नहीं है, यहां से क्वेश्चन बनेगा नंबर 1, राइट। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो आप आर्टिकल 12 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जब हमने डिफाइन कर दिया कि भैया स्टेट का मीनिंग क्या होगा, जब हमने स्टेट को डिफाइन कर दिया, तो हमें ये भी बताना है कि भैया स्टेट के कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन से एक्शंस ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं होंगे। वो स्टेट जो हमने आर्टिकल 12 के अंडर डिफाइन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया, उस स्टेट के कौन कौन से एक्शन, स्पेशली कौन कौन से लेजिस्लेटिव एक्शन फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करने चाहिए, ये हमें अब यहाँ पे बताना पड़ेगा। यही बात बताई गई है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 कह रहा है कि कोई भी लॉ इंडिया में जो कि इनकंसिस्टेंट हो या फिर इन डेरोगेशन हो टू फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा हो, वो लॉ इंडिया में अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इट मीन्स भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स के बाहर है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 13 में।
द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सेक्शन 1 कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे लॉ होंगे, तो लॉ को ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है, ऐसे सारे लॉज जो कि फोर्स में हो इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो? तो कौन कौन से लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, या फिर कौन कौन से लॉज अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपना इफेक्ट सीज कर देंगे, या फिर उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। ऐसे लॉज की कैटेगरी कौन कौन सी होगी? वो सारे लॉ जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इफेक्ट में थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट। दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी। सिवियर करना होता है किसी चीज को काटना। डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी से कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, मान लो कोई लॉ है, लॉ होता है 100%, इसमें से मान लो 50% हिस्सा अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो पूरा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, सिर्फ उसी 50% लॉ को हम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसे उसके इफेक्ट है ना, उसके इफेक्ट को सीज कर देंगे। दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी, मतलब कानून को वहां से काट देना। फॉर एग्जाम्पल, पूरा सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, वो आईपीसी जो अब भारतीय, ठीक है, जो भी न्याय संहिता बनी हुई है, तो उसका जो पहले सेक्शन 377 था अननेचुरल सेक्स के रिगार्डिंग, तो वो पूरा सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसका एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है। कौन सा? सेम सेक्स। ठीक है, मतलब आपके स्पेशली जो एलजीबीटीक्यू टाइप का जो अपना सेक्स रहता है, ह्यूमन सेक्स, वही उस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी उसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है। एनिमल सेक्स विद एनिमल इज ऑल्सो sex with animals is also considered as unnatural sex, but it is still banned under this section। समझ रहे हो? तो जो रेलेवेंट जो सेक्शन आपके भारतीय दंड संहिता में, सॉरी, जो भारतीय न्याय संहिता में होगा, वो है ना, वो रेलेवेंट सेक्शन भी यहीं से उठाया गया है, बिल्कुल ऐसे ही, बट इट इज स्टिल बैंड इन इंडिया। दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी। और उसके बीज कहां बोए गए हैं? आर्टिकल 13 में, कि एज फार, है ना, सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, कि भैया जो भी ऐसे कानून होंगे जो भारत में उस वक्त लागू होंगे, उस वक्त लागू थे जब कॉन्स्टिट्यूशन है ना इफेक्ट में आया, उस वक्त से पहले जो सारे लागू थे, तो जितने जितने एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, उस एक्सटेंट तक वो इनइफेक्टिव होंगे। समझ रहे हो ना बात को? मतलब उनका जितना हिस्सा फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, उन लॉज का उतना हिस्सा जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अगर ब्रीच कर रहा है तो उतना हिस्सा वॉइड डिक्लेयर होगा, पूरे लॉ नहीं। नंबर 1 याद रखना, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर ऑल्सो लिमिटेड अंडर आर्टिकल 13। नंबर 2 आपने याद रखना है कि स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention to the clause। स्टेट कौन होगा? ये ऊपर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट, एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड अदर ऑल अदर बॉडीज, ये कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं बनाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में हो। इन दिस आर्टिकल, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, लॉ की डेफिनेशन में कौन कौन होंगे? लॉ की डेफिनेशन में प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के द्वारा इशू किए गए ऑर्डिनेंस, ये भी होंगे। ऑर्डर्स होंगे जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर ने इशू किए हैं, सरकार ने इशू किए हैं, किसी अथॉरिटी ने इशू किए हैं, डीसी ने, एसडीएम ने इशू किए हैं, ये भी इसके द्वारा लिमिट होंगे। इट मींस ये सब चीजें जो जो यहाँ मेंशन है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बाय लॉज होंगे, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से वो क्वेश्चन बनेगा कि अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ को डिफाइन किया गया है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है? क्या उसमें कस्टम्स या ट्रेडिशन भी आते हैं? यस, कस्टम्स हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। भारत की टेरिटरी में कई सारे ऐसे कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जो कि कानून के तौर पे एक्सेप्ट किए जाते हैं कि भैया ये हमारा, भैया समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल जातीय कानून होते हैं, कई ऐसी चीजें होती है, लोग मानते हैं, ये उनकी साइकी में है कि ये हमारे लिए कानून है। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज लॉ। तो जिनके पास फोर्स हो, कानून जितनी फोर्स हो सोसाइटी में, उनको भी इससे बैन किया गया है।
समझ रहे हो? इसीलिए तो भैया आर्टिकल 13 मेंशन हुआ था आपके सबरीमाला जजमेंट में। आर्टिकल 13 मेंशन हुआ था आपके, राइट, फॉर एग्जांपल आपके शायरा बानो केस में। क्यों? भैया ये जो कस्टम्स थे, ट्रिपल तलाक था, इट वाज कंसीडर्ड टू बी ए कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। सबरीमाला में जो है ना वुमन की एंट्री थी बिटवीन 14 एंड आई थिंक 50 इयर्स की एज की, जो बीच की महिलाएं थी, उनकी जो एंट्री थी वो बैन थी। वाई यहाँ पे आर्टिकल 13 को मेंशन क्यों किया गया? बिकॉज आर्टिकल 13 सेज कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन एनी कस्टम और ट्रेडिशन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, वो भी इसके तहत बैन होगा। इसलिए उन सारी पिटिशंस में आर्टिकल 13 मेंशन्ड है। देन laws in force includes the laws passed or made by legislature or other competent authority in territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। भैया ये कह रहा है बेसिकली कि ये जो यहाँ पे लॉ इन फोर्स ऊपर हमने देखा ना, ये जो यहाँ पे immediately before the commencement of constitution as far as they are inconsistent with the provision shall, है ना, to the extent of such inconsistency be void। हाँ, ये all laws in force, समझ रहे हो? ये laws in force बेसिकली यहाँ पे क्या हो गए, वो सारे laws जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले फोर्स में थे, तो भले ही अगर वो, है ना, उससे कॉन्स्टिट्यूशन के आने की डेट पे फोर्स में रहे हो या फिर इनइफेक्टिव रहे हो विदाउट एनी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। हो सकता है कुछ ऐसे लॉ हो जिनको इनइफेक्टिव कर दिया गया हो, ठीक है, उन्हें, या फिर उनको रिपील किए बिना उनके इफेक्ट को नेगेट करने के लिए कोई दूसरा लॉ बना दिया गया हो, लेकिन प्रीवियस लॉ को रिपील नहीं किया गया हो। समझ रहे हो? तो वो सारे लॉज जो इनकंसिस्टेंट है, इस तरीके के सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में आने से पहले, इस तरीके के जो सारे लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट है टू फंडामेंटल राइट्स, वो भी इनइफेक्टिव या फिर ऑटोमेटिकली रिपील माने जाएंगे अंडर दिस आर्टिकल 13। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ये जो आर्टिकल 13 है, यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता है। इट मीन्स एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट falling under the definition of law under article 13। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे आर्टिकल 13 वाली कोई लिमिटेशन नहीं है। ये चीज इंसर्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, और उसने बेसिकली दो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी। एक आर्टिकल 368 में ऐड की थी, जहां ये लिखा कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक उसने आर्टिकल 13 में ऐड की, ये सेक्शन 4, कि भैया आर्टिकल 13 वाली लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे लागू नहीं होगी। व्हाई वाज दिस अमेंडमेंट डन? द रीजन वाज गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट एंड यू कैन नॉट अमेंड देम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इसे अमेंड कर सकती है। फंडामेंटल, है ना, गोलकनाथ केस में ये बोला था। हालांकि फिर केशवानंदा भारती केस में इसी चीज को रिवर्स कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर है, बट वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ना हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है ये भी आगे हम जानेंगे। अभी के लिए समझो कुछ एक बेसिक वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, राइट, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट बनाता है या अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है जो इस बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा हो, इन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा हो, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस। बट गोलकनाथ में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ तुम अमेंड ही नहीं कर सकते पूरे फंडामेंटल राइट्स को। तो भैया इंदिरा गांधी को तो लाने थे लॉर्ड लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म कैसे आएंगे? जब फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से आप राइट टू प्रॉपर्टी को हटाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी वाज वंस अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31 एंड आल्सो अंडर आर्टिकल 19 आई थिंक सबसेक्शन ई एफ जी एच आई, राइट। तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाना बहुत जरूरी था, तभी तो आप छीन पाएंगे
बहुत बड़े-बड़े जमींदारों की जमीन तभी आप उनसे ले पाएँगे और गरीबों में बाँट पाएँगे, है ना? अब अगर अमेंडमेंट ही इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अगर अमेंडमेंट को ही इस तरीके से बैन कर दिया, राइट? तो डेफिनिटली ये एक बड़ी प्रॉब्लम कॉज़ करता। इसीलिए आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया गया, ये बोलते हुए कि इस आर्टिकल के द्वारा पार्लियामेंट के पास हम पूरी पावर्स देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को वो अमेंड कर दें। आर्टिकल 13 को भी अमेंड किया और इसमें कहा गया कि आर्टिकल 13 में जो-जो बातें मेंशन की गई है, वो लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के उस पे लागू नहीं होंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अंडर the definition of law under Article 13, hence is not being limited by these clauses of Article 13. But there is one limitation on constitutional amendment also. What is that? Basic structure. कि आप अमेंडमेंट तो कर दो फंडामेंटल राइट्स में बट बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए वो चीज, राइट? सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के ये बिल्कुल फंडामेंटल्स है और हमने ये एकदम ठीक है साफ ही कर दिया ये पूरा पेज इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आई होप ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हैं तो जरूर यार कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, राइट? जो चीजें पूछी जा रही है या फिर जो आपके सजेशन है नीचे बताते रहे, फीडबैक देते रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन हुआ होगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हमारी ये फ्री सीरीज है, राइट? यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे पॉलिटी के लिए, आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री सीरीज एक अपनी यहाँ पे और भी चली है और मैं उसे सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि वहाँ सबसे कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू की रिसर्च करने की कोशिश वहाँ हो रही है। पीवाईक्यू के हर एक ऑप्शन पे वहाँ पे रिसर्च होती है। आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? शाम को 6-7 बजे उसका एक लेक्चर आता है। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।